नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी, आप राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं। विभाग की छवि जो है, आमतौर पे ऐसी इमेज है कि सबसे करप्ट विभाग है। ईओडब्ल्यू, एसीबी के ट्रैप में सबसे ज्यादा इसी विभाग के अमले के लोग आते हैं। विधानसभा में फटकार भी लगती है विभाग को। आखिर सुशासन की सरकार में इस तरह की स्थिति क्यों है? देखिए, राजस्व विभाग एक बड़ा विभाग है और राजस्व विभाग से जिसकी ज़मीन है उसको भी पाला पड़ता है और जिसकी ज़मीन नहीं है उसको भी राजस्व विभाग में आना पड़ता है। और देखिए, आदिकाल से चाहे हम सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें और आज कलयुग की बात करें तो हमेशा राजस्व जो है विवादित रहा है। और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। और हमने ये 15 महीने में बहुत प्रयास किया और बहुत काम किया कि जो लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है इस विभाग के प्रति, राजस्व विभाग के प्रति, उन धारणा को दूर करें और लोगों के मन में इस विभाग के प्रति अच्छा विचार पैदा हो। इसके लिए काफ़ी हमने 15 महीने में मेहनत किया है, सुधार किया है और आज विभाग में कुछ अच्छे काम पब्लिक के सामने दिख रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके केस तो आ रहे हैं। अभी भी ईओडब्ल्यू के छापा पड़ते हैं। इस 15 महीने के आंकड़े को भी देख ले तो कई सारे आपके पटवारी, कई सारे आपके, तो वही क्यों आते हैं? आखिर कहीं ना कहीं मामला तो है। देखिए, खत्म तो नहीं हुआ है। जो आप बात कर रहे हैं ईओडब्ल्यू के, हमने विधानसभा में घोषणा किया था कि ये राजस्व विभाग में एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। केंद्र सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना, ये हमारे छत्तीसगढ़ के कई जिलों से गुजरा है और इसमें जो भू अर्जन हुई है, भू अर्जन में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई है। ये 2021-22 की बात है। 2-3 तरह की इसमें गड़बड़ियाँ हुई। एक तो ये कि जो असली किसान है उसको मुआवजा नहीं मिला, किसी और को मिल गया। जिस ज़मीन का अर्जन हो चुका है उस ज़मीन का दोबारा अर्जन करके उसको दोबारा दिया गया है। ट्रस्ट की संपत्ति है, ट्रस्ट को ना मिल करके किसी व्यक्ति विशेष को मिल गया। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ हमने देखा और हमको लगा कि इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुई है, अनियमितता हुई है, शासन के नियमों का अनदेखा किया गया है। तो इस पर हमने ईओडब्ल्यू को सौंपा और आज जितने लोग दोषी हैं एक एक करके आ रहे हैं और ये बड़ा लंबा चलेगा। अभी तो शुरुआत में रायपुर जिला को एक चिन्हांकित किया है। जितने जिलों से गुजरा है सभी जिलों में इसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी और जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी। मतलब एक बड़ी घोषणा आज कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि सभी जगह ये जांच होगी। सभी जगह जांच होगी। पूरे प्रदेश में जितने भी भारतमाला की परियोजना हुई है, वहां जितना भी भू अर्जन हुआ है, सभी की जांच होगी। इसमें कोई संदेह नहीं। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस और दोषी व्यक्ति को किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो या बिल्डर हो, बिचौलिया हो। अब आप देख रहे हैं कितने लोग अंदर हो रहे हैं। ये हमारे विधानसभा में जो घोषणा किए हैं उनके बाद की, जबकि ये पिछले जो सरकार थी उनके कार्यकाल की है ये। तो और इसमें हम एक चीज़ बता रहे हैं, इस चीज़ को बताने में हमको प्रसन्नता भी होती है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है जिसको किसी ने सोचा नहीं था। ये पहली बार ये विधानसभा में पारित किए हैं कि यदि कहीं पे भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की कोई परियोजना आती है या कहीं पे कोई फैक्ट्री, कंपनी कुछ खुलना है तो लोगों को भनक लगती थी, तुरंत धड़ाधड़ वहाँ पे खरीदी शुरू कर देते थे। किसान बेचारे ठगे जाते थे। तो हमने विधानसभा में पारित किया है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जैसे ही कहीं पे कोई परियोजना आनी है या रेल लाइन आना है, सड़क मार्ग आना है, कंपनी खोलना है, इसकी सूचना भर हमको मिल जाए सरकार को कि यहाँ पे ये काम होना है, तुरंत वहाँ पे ज़मीन की खरीदी, बिक्री, बटांकन, सीमांकन सब बंद। जैसे आज रेल लाइन गुजर रही है, रेल लाइन जाने वाली है,
वहाँ पर के सारे ज़मीन पे सील हो गया, कोई खरीदी बिक्री नहीं होगी। बलौदा बाजार टू रायपुर 4 लेन होना है, कोई खरीदी बिक्री नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जनता के हित में और सरकार के भी हित में और राज्य के हित में। ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत सारा ऐसा विषय है जो राजस्व विभाग में करने की जरूरत है। कई सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे मैं तेलंगाना का नाम लेना चाहूंगा। तेलंगाना बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है, उसने राजस्व विभाग में इतने सारे सुधार किए हैं। हमारे पास हम उस तरह से, जैसे राजस्व न्यायालय सबसे ज्यादा एक आम आदमी से लेकर के, आपने कहा ना कि मतलब जिसके पास जमीन है उसका भी और जिसके पास जमीन नहीं है उसका भी, सबसे ज्यादा अगर चक्कर लगाता है तो वो राजस्व न्यायालय का चक्कर लगाता है, एसडीएम का चक्कर लगाता है, तहसीलदार का चक्कर लगाता है। ये अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाओं को आप लोग बदल रहे हैं मोदी सरकार, तो इसको क्यों कायम रखे हुए हैं? बगल में तेलंगाना ने बदल दिया। देखिए, इसमें भी हमने काफ़ी सुधार किया है। हमारा सोच, सरकार की सोच ये है कि जो भू मालिक हैं, भूमि धारक हैं, उनको किसी भी कार्यालय में, चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार कार्यालय हो, वहाँ पे उसको चक्कर मारना ना पड़े। इसके लिए 15 महीने के अंदर हमने बहुत से संशोधन किए। एक छोटे से उदाहरण बता रहे हैं कि त्रुटि सुधार, त्रुटि हो जाता है, नाम मनीष है तो मनीषा हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे जो त्रुटि सुधार हैं उनका पावर एसडीएम को था। एसडीएम के अंदर में 3 तहसील 4 तहसील रहता है, तो उसके पास प्रकरण इतना ज़्यादा होता है कि समय पे निपटारा नहीं होता। तो इसको हमने एसडीएम के पावर को हमने सब तहसीलदार को दे दिया। ये तो उससे क्या है कि बहुत सा त्रुटि सुधार के मामले कम हुए हैं। और दूसरी, जितने भी प्रकार के नामांकन है, सीमांकन है, बटांकन है जो पेंडिंग रहते हैं, उसको हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाया है। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाने के बाद हमने निश्चित कर दिया है कि कोई भी अविवादित प्रकरण जिसमें किसी भी प्रकार की विवाद नहीं है, उसका 3 महीने के अंदर निपटारा करे, और यदि उसमें कोई विवाद है तो उसको 6 महीने के अंदर करे। यदि इस अवधि में यदि वो काम को पूरा नहीं करते हैं तो सामने वाले को अधिकार है कि उसके ऊपर कार्रवाई करने का। तो ये हमने उसमें ला दिया है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में। और समय समय पे हम राजस्व पखवाड़ा का आयोजन करते हैं, विशेष शिविर लगाते हैं कि जो राजस्व के प्रकरण जो हैं पेंडिंग है उसको पूरा करें। और दूसरी बड़ी बात, अभी जो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि अधिकांश जो है कृषक जो है रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए चक्कर लगाते हैं और बोलते हैं कि नामांतरण में हमको पैसा देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है कि नामांतरण के रजिस्ट्री के साथ ही उसका नामांतरण हो जाएगा। ये हमारे पंजीयन विभाग और राजस्व विभाग मिल करके इसको किए हैं। लेकिन इसमें भी हालांकि एक ऐतिहासिक फैसला है, मैं कहूंगा, आपको बधाई दूंगा, लेकिन उसमें जो 3 क्लॉज आपने जोड़ दिए हैं, वो 3 क्लॉज की वजह से फिर मामला फंसेगा। देखिए, सरकार की कोशिश ये है सरलीकरण प्रक्रिया, कि हम किसानों को कितना सहूलियत दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, उनको चक्कर मारना मत पड़े। ये सरकार की एक सोच है। अब जैसे अभी जियो रेफरेंसिंग का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है और करीब 12-13 हज़ार गाँव में जियो रेफरेंसिंग का काम हो गया। ये आधुनिक जो अपना टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जितनी मेरी समझ है, छोटी सी समझ, उसमें ये है कि स्टाम्प एक्ट जो आपका है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, उसके अधीन काम करते हैं और उसके अधीन जो रजिस्ट्री होती है उसी को आपका विभाग जो शासकीय, आप उसका पूरा पंजीयन शुल्क पकड़ा करके रजिस्ट्री कर देते हैं। लेकिन बाद में आप कहते हैं कि नहीं भाई ये तो विवादित है, तो विवादित है तो रजिस्ट्री क्यों कर दी किया आपने? देखिए, ये मूलतः अब जुड़ा हुआ है रजिस्ट्री और राजस्व, पर ये कंप्लीटली ये स्टाम्प विभाग का है, हाँ, पंजीयन विभाग का मामला है, हमारा नहीं है जी। पर कहीं भी कुछ होता है तो लोगों को लगता है कि राजस्व विभाग का है, रजिस्ट्री पे या कुछ भी होता है जी। पर ये मूलतः हमारा विषय नहीं है जी। वैसे ही कहीं पे अवैध कॉलोनी के रजिस्ट्री का है, इसका है, उसका है, तो ये सारा है तो उनका है, पर अब राजस्व का विषय है तो अपने में जुड़ जाता है। डिजिटल इंडिया की बात है, पीएम मोदी करते हैं, आप लोग भी, अब फाइल आपका डिजिटल हो रहा है सब कुछ, और उसमें ऋण पुस्तिका जरूरी है। ऋण पुस्तिका के कारण जो है छत्तीसगढ़ में ही किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। भाई उसको जरूरत क्यों है? अब आप जैसे युवा मंत्री हैं, इतना सुधार कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्यों? देखिए, आज के समय में
रजिस्ट्री नामांतरण के लिए ऋण पुस्तिका, जिसको किसान पुस्तिका बोलते हैं, जी जी, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैनुअल एक चीज़ देखने मिलता है, किसी भी आदमी को कोर्ट में जमानत लेना है तो उसको लेके जाता है, फिर उसी के ऊपर लिखते हैं कि आज इस केस पे इतने रुपए की जमानत पे छोड़ा जाता है। हमने विचार किया कि इसको किसान पुस्तिका को बंद कर दें, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन अपना सब कुछ ऑनलाइन सब निकल जाता है। हाँ। पर उसको लेके जाएगा तो कोर्ट में उनका क्या होगा। हमने इस पर विचार किया, जो चीज़ आप बोल रहे हैं। फिर उस पर अभी हमने उस ऋण पुस्तिका अंतर विभागीय विषय है, लॉ डिपार्टमेंट को भी आप बैठाएंगे तब जाकर के मामला, तो वो कोर्ट में उसको दिखाना ही पड़ता है कि किसान पुस्तिका, उसी के आधार पर उसका जमानत होता है। अब B1 को लेके जाके वो जमानत नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार के विचार में है कि अगर हाँ, तो इसको खत्म कर मैं दिया रखा जाए। भी था, मेरे मन में भी आया कि इस किसान पुस्तिका का क्या उपयोग है। फिर बाद में ध्यान आया कि कोर्ट में तो इसी के आधार पर जमानत होता है। तो अभी वो जो है, जैसे नियमों में है, नामांतरण आपका 14 दिन में है जी, बरसों लग जाते हैं, नामांतरण नहीं होता है। हाँ हाँ, ये कैसे ठीक होगा? सुशासन की सरकार में ये चीजें तो नहीं, ठीक हो इसीलिए तो ये एक नया आया है कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण। अब वो नामांतरण के लिए उसको 2 महीना 3 महीना चक्कर काटना नहीं पड़ेगा और न ही उसको पैसा देना पड़ेगा। नामांतरण जो है फ्री में। लेकिन पटवारी कह रहे हैं कि भैया ऋण पुस्तिका लेने तो हमारे पास ही आओगे। ऋण पुस्तिका के लिए भी कुछ करेंगे है हमारे दिमाग में। हम कहीं और स्टेट एक दो जगह जाके अध्ययन करेंगे इनका जी। जैसे क्रेडिट कार्ड बनता है और कुछ होता है नए टेक्नोलॉजी में कि सारा चीज़ उसका निकल जाए, उसकी ज़मीन में कितना रकबा, कितना खसरा, पूरा उसका परिवार का डेटा आ जाए। ऐसा कुछ करने का है हमारे मन में। तो इसी तरीके से भू आधार, भू आधार की बात जो है, जियो रिफरेंसिंग की 2001 से चल रहा है, 25 साल हो गए स्टेट को। युवा राज्य हम कह रहे हैं, रजत जयंती वर्ष बना रहे हैं। अब देखिए, उस समय से लेकर के यदि आज की हम तुलना करें तो बहुत सारा सुविधा हो गया। उस समय कभी डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये भूया ऐप, उसके समय से शुरुआत हुई थी। और आज बढ़ते बढ़ते तो ये हो गए कि हम अपने ही मोबाइल में अपने ज़मीन को चेक कर सकते हैं, बस खसरा नंबर डालिए निकल जाता है। तो अपन ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पास खेल विभाग भी है जी। खेल में भी चर्चा है कि खेल से ज़्यादा खेला होता रहता है। जी जी, तो खेला के अलावे खेल बेहतर कैसे होगा? देखिए, खेल की नींव यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी ने रखी थी और उनके समय में 15 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जितने बड़े बड़े स्टेडियम आप देखेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा बनाए गए हैं और उनके समय बहुत अच्छा काम हुआ। 5 साल जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसके समय में खेल विभाग को पूरी तरह से छोड़ दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। और जब हमारी सरकार आई, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, तो उसके नेतृत्व में फिर से हमने इस विभाग में काम शुरू किया। जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती थी, जो उनको पुरस्कार मिलता था, उनका शुरुआत किया। आप देखे होंगे कि 5 साल तक यहाँ पुरस्कार नहीं मिला। हाँ, खेल अलंकरण समारोह आयोजित नहीं किए गए। तो खिलाड़ियों में काफ़ी निराशा थी। कई बार लोग धरना प्रदर्शन किए, बंगले का घेराव किए, लेकिन पिछली सरकार ने एक बार भी कुछ नहीं किया। हमने आते ही जो पिछली सरकार की जो देनदारी थी, खिलाड़ियों का जो अलंकरण समारोह हमने 2 बार आयोजित करके 4 साल को कंप्लीट कर दिया और उनको करोड़ों रुपये पुरस्कार की राशि उनके खाते में सीधा ट्रांसफ़र किए। और युवा महोत्सव के माध्यम से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के ऊपर बहुत फोकस किया है। खेलो इंडिया के तहत पूरे यहाँ के छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को काम किए हैं। 33 जिलों को चिन्हांकित करके हर जिले में एक एक खेल को विशेष रूप से लिया गया है। वहाँ कोच की व्यवस्था किए हैं, वहाँ खिलाड़ियों को संसाधन वहाँ उपलब्ध कराया गया है। लेकिन कोच रेगुलर नहीं है, जी। ये समस्या है। क्योंकि जब तक रेगुलर नहीं हो, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, तब तक आपके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ओलंपिक पे आपने कहा कि ओलंपिक जीत लोगे तो इतना पैसा दे लेंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो, तैयारी तो हो उस तरह से। तो हमारा ध्यान उसी की तरफ है जी। हमने कहा ये स्टेडियम वगैरह खूब बन गया। अब हमारा फोकस है कि हर जिले में एक अच्छा कोच हो और वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वो हो। तो वो अपने पास कुछ रेगुलर कोच हैं और अभी संविदा से फिर कोच की भर्ती कर रहे हैं। तो सभी जगह कोच हो जाएंगे, खिलाड़ी रहेंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट रहेंगे,
आप खुद मंत्री के रूप में संतुष्ट है वहां जितनी सुविधाएं हैं उससे? ईमानदारी से बताइए, आपको लगता नहीं है कि वहां पर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है? देखिए, मैं पहले बताया कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था उसके बाद वो वहीं का वहीं रह गया, 5 साल में कंडम हो गया। जैसे बहतराई का स्टेडियम आप देखेंगे इतना विशाल बना हुआ है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन 5 साल कुछ किया नहीं, तो 5 साल में पूरा ऐसा लग रहा है कि अब रिपेयरिंग करने लायक हो गया, बच्चे हैं। तो अब फिर से हमने उसमें काम किया है ईमानदारी से, उसका मरम्मत के लिए पैसा बजट में रखवाए, कोटा स्टेडियम का बहतराई के लिए, फिर से खिलाड़ियों में जुनून पैदा हो, फिर से वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम उसमें लगातार काम कर रहे हैं। हम अभी जो काम कर रहे हैं उसमें और अच्छा काम करने की ज़रूरत है, और अच्छा काम करेंगे। और इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनका भी बड़ा आशीर्वाद है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आशीर्वाद ही है। और दिली इच्छा है कि हम इस विभाग में कुछ अच्छा काम करें और हमारे खिलाड़ियों को बेहतर कोच की व्यवस्था और उनको सुविधाएं की व्यवस्था हो। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी, इनके रहते छत्तीसगढ़ से कोई ओलंपिक का मेडल छत्तीसगढ़ ला पाएगा? उम्मीद है कि अभी समय है हमारे पास और हम इसमें मेहनत करेंगे। देखिए, असंभव तो कुछ होता ही नहीं है ना। मैं प्लानिंग जहाँ- पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं कि खेल मंत्री के रूप में आपकी प्लानिंग है कि चूंकि मुख्यमंत्री जी खुद अध्यक्ष हैं, जी। तो उनके नेतृत्व में एटलीस्ट कम से कम जो है छत्तीसगढ़ मेडल लेकर के आ जाए। नहीं, आएंगे मेडल लेकर के। इसके लिए हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और खिलाड़ी तैयार करेंगे, और ओलंपिक से मेडल लेकर के आएंगे। ये हमारे भी संकल्प है, इसी संकल्प भाव से हम काम कर रहे हैं। और देखिए, युवाओं को और प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार हमने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार की भी घोषणा की है। हम तो ये चाहते हैं कि युवा केवल खेल के पीछे मत भागे, खेल के साथ साथ कला, साहित्य, संगीत, नैतिक और योग सभी विषयों में आगे आए। और इसके लिए हमने कई अलग अलग विधा में उनको विभाजित करके उनको छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार से उसको पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। जैसे खेलों में होता है उसी तरह से इसमें करेंगे। खेल को लेकर के एक और बड़ा सवाल है कि खेल जो है राजनीति की गिरफ्त में होने की वजह से आखिर खेल संघ जो है, खिलाड़ी क्यों ना हो वहाँ, राजनीतिक लोग के कब्जे में क्यों हो खेल संघ, इस पे आप कुछ सोच रहे हैं? हालांकि पूरे देश का ये हाल है, कोई छत्तीसगढ़ का नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अभिनव प्रयोग क्यों ना हो? देखिए, ये जितने भी संघ बने हुए हैं ये सब पुराने संघ हैं, और संघ में सबका अपना अलग अलग मेंबरशिप है, पदाधिकारी हैं। ये पुराने चलते आ रहे हैं, अभी नया इसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष उनको बनाए गए हैं, और सब अपने अपने जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। सभी संघ अपने खिलाड़ियों को जहाँ भी प्रतियोगिता होती है, जहाँ भी आयोजन होता है, वहाँ लेकर के जाते हैं, सब अपने प्रतिभा का वहाँ प्रदर्शन करते हैं। चलिए कुछ राजनीतिक सवाल हो जाए। दरअसल करीब 15-16 महीने की सरकार आपकी हुई है, कई सारे सवाल हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विषय हो कानून और व्यवस्था को लेकर के है। आप जहाँ से आते हैं बलौदाबाजार में, वहाँ कलेक्टोरेट जला। अभी कुछ दिन पहले ही रेप और बाकी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस ने राजधानी में प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव। कांग्रेस इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी हमलावर है, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ जो है शांति प्रिय प्रदेश है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, जैसा बोलते हैं वैसे हैं, और कानून व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ शांत रहे, अच्छा चले। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए लोग नया नया षड्यंत्र रचते हैं, और ये कह सकते हैं कि किसी भी घटना के पीछे, मैं ख़ास तौर से बलौदाबाजार की बात करूँगा। बलौदाबाजार इतना अच्छा जगह है जहाँ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वहाँ पे 10 जून की घटना जो है आश्चर्यचकित करने वाला बात है। जो वहाँ पे कांड हुआ, उसमें कहता हूँ कि वहाँ के कांड में उसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। उसके पीछे जो वो सतनामी समाज का कार्यक्रम था, सतनामी समाज
शांति प्रिय समाज है, ऐसे घटना कर ही नहीं सकते। लेकिन उस समाज के आड़ में, उस समाज के बीच में घुस करके उपद्रवियों ने इतना बड़ा तांडव मचाया बलौदा बाजार में। अंदाज नहीं था कि ये लोग उनके पीछे ऐसा करेंगे। शासन प्रशासन अलर्ट था, नहीं था ऐसा नहीं था। और लोग जो संख्या बताए थे और इन्होंने अचानक अपना संख्या बढ़ा लिया और उसके पीछे क्या कई लोग किए, तो सब कांग्रेस के लोग उसमें पीछे थे, जिसमें से 160-68 लोग अंदर भी थे। चलिए एक सवाल ये पूछ लेता हूं कि पुलवामा की घटना के बाद अभी जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव की घटना हुई है, बड़ी घटना, आतंकवादी घटना, उसको लेकर के पूरा देश आक्रोशित है। जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कितना तेज़ी से आगे विकास की ओर जा रहा है और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। पहलगांव इतने पूरे विश्व में सभी जगह इसकी निंदा की गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं उनका स्वागत पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और जो कदम उठाए माननीय प्रधानमंत्री जी, उस कदम से ही पाकिस्तान ऐसे ही लड़खड़ा जाएगा। आप जिन मंत्री के साथ सहयोगी के रूप में थे जी, उनके साथ अभी कैबिनेट में मंत्री की हैसियत से बगल में बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, ये अनुभव और ये सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा है? देखिए, मैं जिनके साथ भी रहा हूँ, एक सहयोगी के बतौर काम किया हूँ, स्टाफ के बतौर काम नहीं किया हूँ शुरू से ही। चाहे मैं रमेश बैस जी के साथ रहा हूँ, चाहे केदार कश्यप जी के पास, जिनके पास भी रहा हूँ, तो और शुरू से मैं जब पेशे में था, सर्विस में भी था, तो भी एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मैं था। अच्छा लगता है, उनके साथ काम करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला और शासन प्रशासन को समझने का, राजनीति को समझने का अवसर मिला। यहाँ तक पहुँचने में नेताओं का तो आशीर्वाद रहा, पार्टी का आशीर्वाद रहा, पर जो मुझको क्षेत्र में लोकप्रियता मिली उसमें अपने हमारे पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन बनाए हैं, स्वर्गीय सोनचंद्र वर्मा स्मृति फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के माध्यम से हमने राम कथा और भागवत कथा को जन जन तक पहुंचाया है। तो उनके माध्यम से भी हमारे क्षेत्र में लोकप्रियता और जान पहचान बनी थी। तो आगे विधायक तो बन गए, कैबिनेट मंत्री भी बन गए, आगे क्या चाहते हैं? अब क्या सपना है? हुई है वही जो राम रचि राखा। हमारा तो कोई वो नहीं रहता, जो बना दे, जैसा रख दे, हम उसी स्थिति में रहेंगे। पर विधायक बनने का मन में एक था कि हम विधायक बन करके हम समाज की सेवा करना चाहते थे। समाज की सेवा तो करते ही थे, लेकिन राजनीति एक बड़ा माध्यम होता है कि लोगों तक हम जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएं, गांव तक पहुंचाएं। ये मेरा सपना था। तो विधायक बनने का सपना था, वहाँ तक पहुँच गया। और जो मंत्री बना वो हमारे शीर्ष नेताओं की कृपा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय पूरे सभी हमारे ऊपर वाले नेताओं का आशीर्वाद है। चलिए, मैं आपको बताऊं कि मंत्री जी बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो चलते चलते आखिरी में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दें आप। बैठे बर छैहा बगरे मन बैठा ले, बैठे नीम छैहा माँ घाम आया छैहा ले, तरिया के पानी मन भर नहा ले, नरवा के पानी पी के हृदय ला जुड़ा ले, शहर डहर के जवैया, शहर डहर के जवैया, चिकन चांदन के रेंगैया, दया माया ले जगा मोरे गाँव के। जी, तो ये हैं टंकराम वर्मा जी, और ये जो गा रहे थे और जो भाव था वही दरअसल छत्तीसगढ़िया रंग है, वही छत्तीसगढ़िया भाव है, और इसी को कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज छत्तीसगढ़ की बात में आपने टंकराम वर्मा जी के से हमने तमाम सवाल किए और तमाम सवालों पर इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ और
मुस्कुराते हुए जवाब दिया क्या इनकी योजना है, क्या करने वाले हैं। और कई बड़ी घोषणाएं की। एक तो सबसे बड़ी घोषणा है कि जो भारतमाला परियोजना है उसकी जांच केवल रायपुर अभनपुर में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जहां भी भारतमाला परियोजना गुजरी है उस सब की जांच होगी। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें आप जरूर बताइएगा। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।